हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का एक चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 उसके एमसीक्यूज दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए, है ना। क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने नहीं लिखा है ना। क्वेश्चन है which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कौन ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, और यहाँ पे एक एक बात पे ध्यान देना है। कैसा पाथ बोला है? स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ? स्ट्रेट पाथ। और मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? तो स्ट्रेट पाथ में अगर हम बात करें और एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप खुद बताइए, एक लाइन में अगर चलेगा तो ये तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। हाँ, डायरेक्शन बदलने का एक चांस है कि वो वापस आए। क्या हो? वापस आए, है ना। तो कह दिया कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा, आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का चेंज बटे टाइम का चेंज। मतलब मोमेंटम का चेंज होने का रेट, इतना तो आप जानते होंगे ना। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मोमेंटम का चेंज बटे जो टाइम लगता है, ये क्या देता है हमें? फोर्स। इसी में अगर हम आगे बढ़ें, डेल्टा मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी बटे डेल्टा टी। सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। हम लोग मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मास बाहर तो अंदर बचा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम टेकन, जो टाइम लगता है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फॉर्मूला आया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो लगेगा ही। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फोर्स का लगना कंपलसरी है। तो अब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ये तो होगा ही। यहां पे नॉट करेक्ट बोला है। क्लियर है? और जब स्ट्रेट लाइन पाथ है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ उस केस में डायरेक्शन चेंज करेगा जब वो वापस उसी लाइन में आएगा, बट पाथ चेंज नहीं करेगा। उस लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ को वो नहीं बदलेगा, इसी पाथ में चलेगा। जैसे मैं इस कलम को ऊपर फेंकूं तो स्पीड घटते 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 क्या हो जाती है? 0, फिर नीचे आती है तो बढ़ती है। लगातार इसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है ऊपर जाते वक्त, और लगातार नीचे आते वक्त बढ़ रही है। तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो जब नेट फोर्स लगे, है ना, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो और स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तो स्पीड का चेंज होना ज़रूरी है। मतलब स्पीड तो चेंज होगा ही, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ उस केस में चेंज होगा जब वो वापस आएगा। क्लियर है? लेकिन स्पीड का चेंज होना लगातार ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ऊपर फेंकते हैं जब बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन है, आपको पता होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये लगातार अपनी स्पीड को घटते 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 क्या करती है? 0, फिर नीचे आती है तो लगातार बढ़ रही है। तो लगातार चेंज हो रही है ना। तो स्पीड कीप्स चेंजिंग जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हाँ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इतनी बात समझ आ रही है? तो एक बात तो समझ आ गई कि एक्सेलरेशन अगर होगा नेट तो फोर्स तो लगेगा ही। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है? ये बात सही है। स्पीड कीप्स चेंजिंग, ये भी बात सही है। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड और डायरेक्शन मिलके ही तो वेलोसिटी होती है। तो जब स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी का तो चेंज होने का रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, है ना। और कह रहे ऑलवेज गोज अवेज फ्रॉम द अर्थ, ये बात गलत है। जैसे मैं इसको ऊपर फेंका तो ये अर्थ से दूर जा रहा है, फिर वापस भी तो आ रहा है ना। तो अर्थ से हमेशा लगातार दूर जाना कोई एक गारंटी वाली बात नहीं हुई। ये मतलब एक यही स्टेटमेंट गलत है। जो गलत है वही सही है ना। ये गलत है इसीलिए सही है। कह रहे ऑलवेज गोज अवेज फ्रॉम द अर्थ, ये बात नहीं हुई ना। इस कलम को मैंने ऊपर फेंका तो स्पीड घटते 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 क्या हुई? 0, फिर नीचे बढ़ते 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 क्या बढ़ते जा रही है। स्पीड घट भी रही है, बढ़ भी रही है ना। स्पीड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, आपको पता ही है। फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, एयर का रेसिस्टेंस इसको इग्नोर करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। जब भी एक्सेलरेटेड मोशन हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, तो स्पीड तो चेंज होगा ही। जब स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, और फोर्स का लगना कंपलसरी है। हमेशा अर्थ से दूर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये बात समझ आ गई तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है,
तो जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, तो स्पीड का चेंज होना जरूरी है। हाँ, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो और सर्कुलर पाथ हो तो स्पीड का चेंज होना कोई ज़रूरी नहीं है। स्पीड चेंज हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी चेंज ठीक है, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स लगेगा। उस केस में उसको मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सिर्फ स्पीड चेंज, आई एम सॉरी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, मतलब सर्कल में घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पढ़े होंगे आप। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होता है बट डायरेक्शन चेंज होता है। चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट एक्सेलरेशन होता है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो देयर इज अ नेट फोर्स, है ना। इतनी बात आपको समझ आ गई। बट स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड का लगातार चेंज होना जरूरी है, और जब स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स लगातार लग रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए, ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैंने नोट कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज है मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इनर्शिया को बताता है, सेकंड लॉ फोर्स के फॉर्मूला को डिराइव कराता है, जैसे मैंने लिखा था F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम का चेंज बटे टाइम का चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको आगे बढ़ा के हमने क्या लेके आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन के बारे में। तो एक्शन और रिएक्शन में बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर और अर्थ के बीच एक फोर्स लगता है, तो मार्कर और अर्थ के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मार्कर और अर्थ, दैट इज अर्थ मार्कर पर जितना फोर्स लगाता है आपको पता है उसको वेट कहते हैं। तो जितना फोर्स अर्थ मार्कर पर लगाता है एग्जैक्टली उतना ही वैल्यू का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज मार्कर भी किस पर लगाता है, अर्थ पर। जैसे मतलब कि जितना फोर्स अर्थ ने किस पर लगाया, मार्कर पर, उतना ही फोर्स मार्कर ने भी किस पर लगाया, अर्थ पर। लेकिन बात यह है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक बात तो समझ आ गई कि अर्थ मार्कर पर फोर्स लगाया, मार्कर ने अर्थ पर लगाया। मार्कर ने अर्थ पर कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ने मार्कर पर कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ने मार्कर को ऐसे खींचा और मार्कर ने अर्थ को ऐसे खींचा। अब बात यह है जब फोर्स का वैल्यू सेम है, अब इस फॉर्मूले में क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसी का ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो बात यह है कि मार्कर ने अर्थ पर पहले फोर्स लगाया कि अर्थ ने मार्कर पे पहले फोर्स लगाया, अर्थ ने मार्कर पर पहले फोर्स लगाया, मार्कर ने अर्थ पर पहले फोर्स लगाया। तो ये बात याद रख लें, जब भी एक्शन और रिएक्शन होता है दोनों का नेचर सेम। ये अगर लगा रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो भी इस पर लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों एग्जैक्टली सेम इंस्टेंट पे लगाता है फोर्स। ये नहीं कि पहले कोई पहले बाद में कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अर्थ ने किस पर लगाया, मार्कर पर, मार्कर ने किस पर लगाया, अर्थ पर। दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लगाता है। मतलब ये है कि मार्कर तो अर्थ पर लगाया ना, तो अर्थ एक बॉडी हुआ, और अर्थ ने किस पर लगाया, मार्कर पर। तो जिन पर फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट बॉडीज हैं और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इंस्टेंट भी सेम है और नेचर भी सेम है। क्लियर है। तो एक्शन और रिएक्शन में नेचर सेम, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, सेम इंस्टेंट। क्लियर है। तो बात समझ आ गई। ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये बात बिल्कुल गलत है ना। हैव सेम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, किसी एक बॉडी पर लगता है ऐसा नहीं है, ये अगर उस पर लगाएगा तो वो भी इस पर लगाएगा, किसी एक पर बोल रहा है ना, ये भी बात गलत है, दोनों पे लगता है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है। और मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया, नेचर सेम होगा और सेम इंस्टेंट पे लगेगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए और डिटेल समझाने की कोशिश की। थोड़ा टाइम बच गया इसमें, सेव हुआ क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको नोट करके रखा था। थर्ड क्वेश्चन, इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है गोल कीपर इन अ गेम फुटबॉल, अ गोल कीपर है ना, इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, बीच में मैं थोड़ा सा मेन बात लिख रहा हूं बस, पुल्स हिज हैंड्स backwards after holding the ball short at the goal, after holding the ball short
द बॉल शॉट एट द गोल, जब वो गोल में है ना, गोलकीपर पकड़ता है ना बॉल को, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, बढ़िया है, खींच लेता है। तो दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, इससे क्या होता है, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। सवाल लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, साथ साथ में हम डिस्कस भी कुछ कर रहे हैं। तो सवाल क्या है, गोलकीपर है, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है जब वो बॉल को पकड़ता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इससे क्या फायदा होता है। पहला ऑप्शन है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है भाई, हमें फॉर्मूला क्या पता है, F इज इक्वल टू, अभी जाने, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम का चेंज बटे टाइम का चेंज, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। इतनी बात समझ आ रही है। तो जब मोमेंटम चेंज होता है टाइम के साथ तो हमारा फोर्स लगता है। अब बताइए, जब वो अपने हाथों को पीछे खींचेगा तो शुरू में जब वो हाथ में टच करना शुरू हो गया बॉल और पीछे करेगा, तो जब वो पकड़ना शुरू किया उस वक्त कुछ स्पीड हुई होगी, स्पीड मतलब वेलोसिटी कुछ होगी उस बॉल की, मास तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। और जब पीछे किया, अब रोका अपने गेंद को, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जो थी पहले उसको जीरो करनी है, जब वो पीछे करेगा तो टाइम के इंटरवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो टाइम का इंटरवल बढ़ा दिया अगर, है ना, तो बताइए जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा। यहाँ मोमेंटम का चेंज तो कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, जो भी मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को क्या करना है, जीरो करना है। तो मोमेंटम का चेंज तो कांस्टेंट है, बस क्या कर रहा है, वो टाइम को बढ़ा रहा है जिससे फोर्स घट रहा है ना। तो एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, ये तो बात गलत हो गई, फोर्स का वैल्यू घट रहा है, ये बात गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड, है ना, बाय द बॉल्स ऑन हैंड्स। देखिए टाइम का इंटरवल बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है ना। जितना फोर्स बॉल लगाएगा हाथ पर उतना ही फोर्स हाथ भी बॉल पर लगाएगा, क्योंकि बॉल का मास वगैरह गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही सही है। तब भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सी, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा टी जो टाइम लगा उसमें मोमेंटम का चेंज डेल्टा पी हुआ, तो एक में कितना होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताइए डेल्टा टी बढ़ा तो फोर्स घटा ना, या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ओवरऑल क्या हो गया, घट गया, क्योंकि फोर्स ही के इक्वल है ना ये। तो टाइम का इंटरवल बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको एक्चुअली फोर्स ही कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है, बट ये इंक्रीज बोला है तो ये भी गलत है। डी, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। वैसे ये बात तो सही लग रही है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में गोलकीपर के साथ क्या हो रहा है, गोलकीपर के हाथ में कम फोर्स लग रहा है, वो रीजन है। वैसे टेक्निकली ये भी सही है, हो तो यही रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज ही हो रहा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, बट फाइनली जो आंसर लिखेंगे हम लोग वो मोस्ट सुटेबल ये होगा। अगर ऑप्शन में बी और डी दोनों लिखना होता, मोर देन वन करेक्ट आंसर अगर सही हो, तो मेरे हिसाब से ये भी सही होने का चांस है। चांस तो है ही, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं एक बार 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 9। ये मेरा ओपिनियन है, बट मोस्ट सुटेबल कौन है, बी है, चैप्टर 9, है ना। चैप्टर 9 में क्या कह रहा है, कहाँ चला गया, लेट मी सी द आंसर्स। ओके, चैप्टर 9 खुल जा। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी लिखा है, ठीक है, तो बी सही है।
बी ज़्यादा सूट करता है, वैसे बी और डी दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही किसके बराबर है, फोर्स के बराबर, और चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा है ना, वही ना लिखा है, ठीक है, तो क्या घटा होगा, फोर्स घटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में घटा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन गोलकीपर का क्या हुआ, गोलकीपर के हाथ में कम से कम चोट लगा, वो उसका आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से बी ज्यादा सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द इनर्शिया ऑन ऑब्जेक्ट, द इनर्शिया of an object tends to cause the object अब सवाल क्या है, कह रहा है इनर्शिया फर्स्ट लॉ बताता है इनर्शिया के बारे में। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें, ये एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे यहाँ पे कोई एक टेबल है ना, टेबल में कुछ किताब रखी हुई है, तो इस किताब पर नीचे फोर्स लग रहा है वेट, जिसको हम mg कहते हैं, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला है ना, एन और एम जी आपस में बराबर है, तो ये जो वर्टिकली नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, किस पर, किताब पर। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर क्या होगा, जीरो। मतलब डेल्टा पी जीरो होगा, मतलब मोमेंटम का चेंज नहीं होगा। जब मोमेंटम का चेंज नहीं होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास को कांस्टेंट मान लें तो मास तो बाहर हो गया, वेलोसिटी का चेंज, तो मास जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन है, तो स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि जो मोशन है उस मोशन के कंडीशन को अपोज करेगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अपोज करेगा इन द सेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नेट फोर्स अगर जीरो है, टोटल फोर्स अगर किसी बॉडी पर जीरो है, तो बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदलेगी। बॉडी की वेलोसिटी अगर बदलनी है तो नेट फोर्स को नॉन जीरो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो कंडीशन ऑफ मोशन को इफ यू वांट टू चेंज देन यू, अगर मास को हम कांस्टेंट माने वैसे, तो आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स होना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू इंक्रीज का सिंबल है, ठीक है, मैंने अभी दिया ऐसा, वैसे आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और डी है हमारा टू डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन, टू डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। थोड़ा मैं ख़राब लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। इनर्शिया का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या बोला, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो वेलोसिटी का चेंज भी क्या होगा, जीरो। हम अभी अज्यूम कर लिए कि मास कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट हो और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी देन नेट एक्सटर्नल फोर्स को नॉन जीरो करना पड़ेगा। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वेलोसिटी किसी की नहीं बदल सकती। ये जो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, बिना फोर्स का अपने मोशन के स्टेट में, दैट इज वेलोसिटी के चेंज नहीं हो पाए, वेलोसिटी का चेंज ना हो पाए बिना एक्सटर्नल फोर्स का, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। और जिसका ज्यादा मास होता है उसका ज्यादा इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया ऑफ एन टेंड्स टू कॉज, इन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इनर्शिया ये कहता है कि अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे, टोटल फोर्स का वैल्यू अगर जीरो है बॉडी पर, तो वो अपनी वेलोसिटी को नहीं बदलेगा, मतलब स्पीड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा। मतलब बॉडी अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड जितनी थी उतनी ही रहेगी और डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। कब तक, जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। तो ऐसा थोड़ा इसमें स्पीड बढ़ रहा है, ये भी गलत है, स्पीड घट रहा है, ये भी गलत है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी बात गलत है। ये क्या करता है, मोशन का जो स्टेट है प्रीवियस, जैसे उसकी स्पीड और डायरेक्शन, वो मेंटेन होता है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। तो ये रेसिस्ट करता है इनर्शिया, है ना। इनर्शिया का मतलब ये है कि वो जो बॉडी में अगर चेंज लाना हो देन यू नीड टू अप्लाई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि आपको नॉन जीरो करना पड़ेगा नेट फोर्स का वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बात
आसान थी, मैं तब भी इस पर डिस्कस करने की कोशिश की कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बात समझ आ जाए। तो ये 4th नंबर था, दिस वाज द मिडिल वन आई थिंक, क्योंकि 8 क्वेश्चंस द टोटल, 4 हो गया। 5th में क्या बोल रहा है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन, which falls behind him, सारी बात मैं नहीं लिख रहा हूं, जो मेन बात है लिख रहा हूं। कोई आदमी है जो मूविंग ट्रेन में, किसमें, मूविंग ट्रेन में एक कॉइन को टॉस कर रहा है और पीछे गिर जा रहा है। इट मीन्स द मोशन ऑफ ट्रेन इज, नंबर ए accelerated, number B uniform retarded, option D along circular tracks, चलिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कॉइन है जो चलती ट्रेन में अंदर कोई बैठा हुआ है और कॉइन को टॉस किया। जब कॉइन टॉस करेगा तो क्या होगा बताइए, कॉइन टॉस करेगा और ये हमारी ट्रेन है ना, यहां पे कोई कॉइन को टॉस किया ऊपर की तरफ, अगर ये यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी न तो बढ़ रही है ना ही इसकी वेलोसिटी घट रही है, देन व्हाट विल हैपन, तो वेलोसिटी बदले ना, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कॉइन है, मैं मार्कर ही मान लेता हूं, ये चलती ट्रेन है हमारी, इस चलती ट्रेन में हमने क्या किया, मार्कर को ऊपर फेंका, तो मार्कर की जो वेलोसिटी है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शंस हैं, एक है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है, हवा को इग्नोर कर दीजिए अभी, तो ग्रेविटी तो एक्ट हो रही है ना, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, जब इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो इसकी स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और जा किधर रही है, ऊपर। तो अगर बॉडी का मोशन और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड घटते घटते क्या हो गया, 0। अब इसलिए जब नीचे आ रहा होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड का डिक्रीज होना और इंक्रीज होना क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड, क्लियर है। लेकिन आपको पता है हॉराइजॉन्टली कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जब इसको हम ऊपर फेंके, हॉराइजॉन्टली अगर कोई फोर्स नहीं लगे तो क्या होगा, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप इसको फेंकें, है ना, तो जब फेंक रहे हैं तो गाड़ी की तो कुछ स्पीड हो रही होगी ना, तो गाड़ी की जो स्पीड है हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो ये ले लेगा, इसको छोड़ने के बाद ये कनेक्टेड नहीं है, किससे, ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ट्रेन के साथ तो नहीं चलेगा। जब ये ऊपर हम फेंके और ट्रेन की स्पीड अगर यूनिफॉर्म रहती तो जितनी स्पीड ट्रेन की थी उतनी स्पीड इसकी भी रहेगी, क्यों, क्योंकि हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी स्पीड प्रीवियस वाली ही मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ट्रेन अचानक एक्सेलरेट हो जाए, अपनी स्पीड बढ़ा दे और मैंने इसको ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकेंगे तो गाड़ी की स्पीड तो बढ़ रही है बट इसकी स्पीड तो बढ़ नहीं रही है, तो ज्यादा फास्ट कौन आगे भाग जाएगा, ट्रेन आगे भाग जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये पीछे गिरा तो ट्रेन एक्सेलरेट हुआ, और अगर मान लेते हैं ट्रेन अगर क्या करता, ब्रेक लगाता, स्पीड घटाता, तो ये तो इसकी स्पीड ज्यादा रह जाती है और ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, तो ये आगे बढ़ जाता, क्लियर है। तो आंसर होगा एक्सेलरेटेड। अगर यूनिफॉर्म होता तो आप अगर यूनिफॉर्म मोशन वाले ट्रेन में अगर अपने मार्कर को फेंकेंगे तो आपके हाथ में ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और एक्चुअली पीछे जो हुआ सिक्का वो किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। इतनी बात आपको समझ आ गई। यूनिफॉर्म होने से हाथ में ही गिरता, रिटार्डेड होने से आगे गिरता, सर्कल में होने से आउटवर्ड गिरता, क्लियर है। तो ये तीनों गलत है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। या ये थोड़ा सा अगर एडवांस समझें तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की कहानी है। किसकी कहानी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की। मतलब अगर फ्रेम हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन खुद एक्सेलरेट हुआ, ट्रेन आगे एक्सेलरेट हुआ, तो जो कॉइन है ट्रेन के रिस्पेक्ट में किधर एक्सेलरेट होगा, पीछे की तरफ, है ना, इसलिए पीछे गिरता है। तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है एक्सेलरेशन ये वाला। जैसे अचानक गाड़ी, मतलब आप खड़े हैं बस के अंदर और गाड़ी ने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो आप किधर हो जाते हैं, पीछे। तो वही कहानी इसमें भी है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया। 6 अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है मास कितना है 2 किलोग्राम, इज स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लाइड कर रहा है किससे, कांस्टेंट
वेलोसिटी से। कर क्या रहा है? स्लाइडिंग। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कितना? 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल टेबल। अब हॉराइजॉन्टल ही क्यों बोला है? हॉराइजॉन्टल कह रहा है कि वो जैसे ऐसे चलेगा तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, हॉराइजॉन्टल मतलब ऐसे चलेगा, तो जब कोई चीज़ 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसका इफेक्ट उधर जीरो होता है, मतलब हॉराइजॉन्टल में वर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, समझ गए। उसी तरह से नॉर्मल फोर्स भी कितना लगेगा? ऊपर, इससे भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो फोर्स का 90 डिग्री में जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री में कंपोनेंट जीरो होता है। तो फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शनलेस, है ना। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप the force required to keep the object moving with the same velocity is number A 32 न्यूटन, नंबर B 0 न्यूटन, नंबर C 2 न्यूटन, नंबर डी 8 न्यूटन। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि 2 किलोग्राम है, वहाँ 4 है, तो 4 दूना 8 करेंगे कि क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। देन डोंट वरी, आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। बात क्या है कि फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल सरफेस है। जब टेबल फ्रिक्शनलेस है ना, मान लेते बहुत बड़ा टेबल है, अभी क्योंकि बोला ही नहीं है कहाँ तक है, बस उसको 4 मीटर पर सेकंड वो उसकी स्पीड है, और उसको हमने आगे लुढ़क दिया 4 मीटर पर सेकंड से, वो चल रहा है। तो 4 मीटर पर सेकंड में, अब ऐसे नॉर्मली सोचा है 4 मीटर पर सेकंड जो उसकी स्पीड, उसमें ड्रॉप कब होगा? जब कोई रोकेगा। रोकता कौन है? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन है नहीं तो रोकेगा कौन? तो 4 मीटर पर सेकंड से तो अपने आप चलते रहेगा ना, बिना कोई फिजिक्स का भी समझ सकते हैं नेचर को कि फ्रिक्शनलेस पॉसिबल नहीं है। आइडियल सिचुएशन है कि एक आइडियल टेबल है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और गाड़ी कितने मीटर पर सेकंड में चल रही है, जो बॉल है वॉट एवर, है ना, बॉल ही है ना, एन ऑब्जेक्ट है जो 2 किलोग्राम का है और वो स्लाइड कर रहा है किसी टेबल पर, और वो फ्रिक्शनलेस हॉराइजॉन्टल टेबल है। तो आप खुद बताइए, चूंकि 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, और उसमें ड्रॉप तब होता है जब कोई रोकता, रोकने के लिए फ्रिक्शन था, और फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो 4 मीटर पर सेकंड से अपने आप चलती रहेगी। दैट इज यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी फोर्स उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। दैट इज आंसर क्या होगा आपका? 0 न्यूटन। समझ रहे? वो चल रहा है कितना मीटर पर सेकंड से? 4 मीटर पर सेकंड से, और कोई रोक नहीं रहा है पीछे, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से अपने आप चलते रहेगा ना। हाँ, इसकी स्पीड बढ़ाना हो या घटाना हो, देन यू नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर फ्रिक्शन होता तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती, बट फ्रिक्शन है नहीं तो उसकी स्पीड मेंटेन अपने आप होगी बिना फोर्स का। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी स्पीड बदलेगा ही नहीं, उसकी स्पीड बदलने के लिए नेट फोर्स चाहिए। समझ रहे हैं ना? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हमारा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही हमारा आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो वेलोसिटी का बदलाव होगा तो उसके लिए फोर्स चाहिए, वेलोसिटी का बदलाव, फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी का बदलाव भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी तब बदलती है, डायरेक्शन और स्पीड तब बदलती है जब बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हो, फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आंसर 0 न्यूटन होगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। नंबर ए मास, नंबर बी एनर्जी, नंबर सी मोमेंटम, नंबर डी वेलोसिटी। अब बताइए, आप एक थ्योरी पढ़े होंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम पर बिल्कुल न लगे, जैसे गन और बुलेट की बात करें तो बुलेट और गन पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते, तो गन अंदर बुलेट पर फोर्स लगाता है, तो बुलेट भी अंदर गन पर फोर्स लगाता है। क्लियर है? उसी तरह अगर रॉकेट रुका हुआ है ना, तो पूरा रॉकेट ऑन द होल रेस्ट में है, तो नेट फोर्स उस पर बाहर से नहीं लग रहा है, कहीं से जीरो है, तो क्या होगा? फ्यूल जो उसका है उस पर फोर्स रॉकेट अंदर से लगा रहा है पीछे की तरफ, तो फ्यूल भी किस पर फोर्स लगाएगा? रॉकेट पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए। होता क्या है? इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है? फाइनल मोमेंटम। और इनिशियली पूरा सिस्टम का मोमेंटम 0 है, और फाइनली क्या होगा? 2 तरह की बातें होंगी, फ्यूल
मोमेंटम का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास किसका, फ्यूल का, लिख देते हैं, वेलोसिटी किसका, फ्यूल का, प्लस, मैं थोड़ा यहाँ नहीं, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, मास किसका, हम फ्यूल के अलावा जो भी चीज़ें बची हुई है वो रॉकेट मान लेते हैं, रॉकेट का इंटू वेलोसिटी किसका, रॉकेट का। तो अगर हम इसको इस पार लेके आ जाएं, माइनस एम फ्यूल इंटू वेलोसिटी फ्यूल इज इक्वल टू मास रॉकेट इंटू वेलोसिटी रॉकेट। क्लियर है? तो माइनस एम फ्यूल इंटू वेलोसिटी फ्यूल बटे एम इंटू रॉक, मतलब मास रॉकेट का बराबर वेलोसिटी रॉकेट। देखिए फ्यूल का अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब फ्यूल की जो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होगा एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और नीचे क्या आया, ये हमारा जो ये फैक्टर आया है ना। बात ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही हम आगे बढ़ाए तो रॉकेट को क्या मिल गई, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी से, फ्यूल की वेलोसिटी से। तो फ्यूल की वेलोसिटी अगर पीछे होगी तो रॉकेट की वेलोसिटी आगे होगी, और फ्यूल की अगर आगे होगी तो रॉकेट की पीछे होगी, एक दूसरे की ऑपोजिट होगी। और हमने क्या इस्तेमाल किया, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ये कब होगा, जब बाहर से पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो रॉकेट ने किस पर लगाया, फ्यूल पर, तो फ्यूल ने किस पर लगाया, रॉकेट पर। तो इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर रॉकेट क्या होता है, वर्क करता है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या आप जो गन बुलेट सिस्टम को देखते हैं वो भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है। कब, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर क्या हो, जीरो। वही ना हम पढ़ा है, F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सिंपल है ना। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो डेल्टा पी को तो जीरो होना पड़ेगा ना। अब मोमेंटम का चेंज अगर जीरो हो तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होगा, सेम होगा। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन इज अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट, 2/3 ऑफ इट्स हाइट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। एक वाटर टैंकर है 2/3, है ना, 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग, वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वाटर टैंकर है ना, उसकी पूरी हाइट का 2/3 मतलब कुछ खाली है वाटर का टैंकर, पूरा भरा हुआ होता तो फिर तो पैक्ड ही होता। बोला है ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब ये इनडायरेक्टली कह रहा है जब ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। द वाटर इन द टैंक वुड, द वाटर इन टैंक क्या होगा, मूव बैकवर्ड। अब एक बात बताइए होगा क्या, अब अगर ब्रेक लगा तो वाटर के जो मतलब टैंक के अंदर जो वाटर है वो तो उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहेगा। कौन सी स्पीड को, जिस स्पीड में थी वाटर का टैंकर, बट वो ब्रेक लगाया तो स्पीड तो वो ज़्यादा रहेगा और टैंकर की स्पीड कम हो जाएगी, तो वाटर थोड़ा आगे चला जाएगा, तो मूव क्या होगा, फॉरवर्ड। मूव बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकता, सिंपल। मूव क्या बोला है, फॉरवर्ड, यही सही है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वाटर का टैंकर में जब ब्रेक लगा तो वाटर का टैंकर तो स्लो हो गया बट पानी की स्पीड तो वही मेंटेन होगी जो प्रीवियस थी। समझ रहे हैं, या नॉन इनर्शियल फ्रेम से समझें कि वाटर के टैंकर पर पीछे फोर्स लगा तो टैंकर में जो वाटर है उसको वो टैंकर के रिस्पेक्ट में उसमें फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। किधर लगेगा, आगे की तरफ। क्लियर है। अगर फ्रेम कौन हो, वाटर का टैंकर, थोड़ा टफ हो जाएगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम की कहानी हो जाएगी, बट इतना समझें कि वाटर का टैंकर में ब्रेक लगने की वजह से वाटर का टैंकर स्लो हो गया बट पानी उसी स्पीड से जाना चाह रही थी जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड जर्क लगेगा। जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, तो सेम वे से टैंकर के पानी के साथ भी होगा। सी नंबर, बी अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा थोड़े है, उसमें अफेक्ट होगा। अफेक्ट कब नहीं होगा, जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, जो कि काफ़ी मतलब नामुमकिन है। कुछ ना कुछ जर्क होगा, मतलब जर्क एक होता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है ना, थोड़ा सा कहीं गड्ढा होता है, नहीं भी होता तो एकदम प्लेन बनाना तो मुमकिन नहीं है, या शॉकर की वजह से भी गाड़ी ऊपर नीचे करती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। राइज अपवर्ड्स, ये भी गलत बात है ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, मूव फॉरवर्ड, बस ब्रेक बोला है ना, और सब भी अफेक्ट हो सकता है, अपवर्ड होने का भी खतरा है, बट यहाँ पे चूंकि जैसा सवाल बोला है वैसे ही हमको आंसर देना है। ब्रेक लगे मतलब स्पीड घटेगा लेकिन पानी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इनर्शिया की वजह से भी कह सकते हैं आप, अपने सिलेबस में आपका इनर्शिया है तो इनर्शिया के कारण भी आप ये बात कह सकते हैं कि हुआ ऐसा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मैंने डिस्कशन किए, क्वेश्चंस किए, तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी कोई सॉल्यूशन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़
राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।